गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज फिर कॉस्ट का क्लास शुरू करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कॉस्ट में मोरलेस मार्जिनल कॉस्टिंग का एक पार्ट कंप्लीट किए थे, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बाकी है। बट वो बाद में रिवाइज हम लोग करेंगे, उसमें भी हो जाएगा। उतना आप लोग करो तो हो जाएगा सीवीपी एनालिसिस का पार्ट। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में जो था डिसीजन मेकिंग, उसको अभी हम नहीं कराए क्लास में, उसको बाद में कराएंगे। उससे पहले बजट चैप्टर शुरू किए थे, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बजट। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग बजट सीखेंगे। और बजट कितना टाइप का होता है, उसको कैसे हम लोग बजट मतलब एस्टिमेशन, वो एस्टिमेट कैसे करते हैं, और सारा डिसीजन हम लोग सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर है आज का, चैप्टर का नाम हो गया आपका बजट। ओके, तो बजट में हम लोग क्या सीखेंगे? बजट में सीखेंगे क्या? इसमें हम लोग सीखेंगे एक तो होता क्या बजट, उसका आइडिया लेना है। इसके बाद कितना टाइप का बजट है वो देखना है। और एक एक बजट का हम लोग एस्टिमेट कैसे करेंगे वो डिसीजन लेना है। तो फर्स्ट बजट मतलब होता है क्या? ओके, हम लोग बहुत सुने हैं हर साल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बजट लेके आते, फिनांस बजट है ना। तो फिनांस मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में कौन है बोलो तो? फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो उन्होंने फेब्रुआरी में देखोगे एक बजट लेके आता है। तो बजट क्या चीज होता है ना, फेब्रुआरी में वो एस्टिमेट किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर जो मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट मार्च तक, उस ईयर में गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब इनकम, और कितना एक्सपेंसेस, कौन सा फील्ड में कितना एक्सपेंसेस गवर्नमेंट खर्चा करेगा। इसका एक एस्टिमेशन किया जाता है, एक प्लान किया जाता है। पहले से प्लान करोगे तभी ना कोई भी काम करोगे, उसमें प्लान होता है। घर में पापा या मम्मी, घर में अगर पापा अर्न करते लेकिन देखा जाता है फिनांस मिनिस्टर चलाते मम्मी, तो मम्मी क्या करते कि किस कहाँ खर्चा कितना करना होगा, वो सारा डिसीजन उन्होंने लेते। इसके बाद बोल देते हैं देखिए इतना रुपया आप फिर इन्वेस्ट करके रख दीजिए, वो भी एक तो प्लान है लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। अभी फिलहाल डे टू डे के लिए एक भी प्लान होगा शॉर्ट टर्म के लिए, और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर में लड़का के लिए क्या करना होगा, हायर एजुकेशन, उसमें कितना खर्चा होगा तो उसके लिए रखना है, या आपका शादी या बिल्डिंग बनाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फ्यूचर प्लान लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है। बट बजट जनरली इसमें जो करेंगे वो शॉर्ट टर्म बजट का, लॉन्ग टर्म बजट आप फिलहाल इसमें नहीं करेंगे। वो आप लोग सिक्स सेमेस्टर में जाके फिनांस फिनेंशियल मैनेजमेंट उसमें पढ़ोगे, लॉन्ग टर्म बजटिंग या कैपिटल बजटिंग। तो इसमें जो बजट सीखेंगे, ये कौन सा बजट सीखेंगे? शॉर्ट पीरियड का। ठीक है, देखोगे गवर्नमेंट जो प्लान बजट करते कितना, एक साल का प्लान करते, 5 इयर्स प्लान भी होता है। ठीक है ना, इस तरह लॉन्ग टर्म प्लान भी होता है। लेकिन फिलहाल बजट जो होता है वो एक एक साल का देखा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह बिजनेस भी ना बजट करते हैं कि नेक्स्ट मंथ में कितना खर्चा होगा, कितना मेरा इनकम हो सकता है। वो सारा डिसीजन लेना होता है। अगर हम देखें नेक्स्ट मंथ में सेल कम होगा तो प्रोडक्शन कम करेंगे, उसका कॉस्ट क्या होगा एस्टिमेट करना, उसके लिए कितना मटेरियल्स बाय करना होगा, कितना लेबर को देना होगा, एस्टिमेट करोगे तभी ना ठीक से आप बिजनेस कर पाओगे। तो ये सारा डिसीजन प्लान किया जाता है, इट इज ए प्लान। प्लान तो क्या, फ्यूचर प्लान। तो इट इज फ्यूचर प्लान। ठीक है, एक फ्यूचर प्लान फॉर ए सर्टेन पीरियड, फॉर ए सर्टेन पीरियड। नॉर्मली क्या, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म भी होता है बजट, लेकिन लॉन्ग टर्म बजट अभी नहीं, अब लोग आगे पढ़ोगे। ठीक है ना, सर्टेन पीरियड, क्या चीज का प्लान हो रहा है? सर्टेन पीरियड, मंथ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, ईयर, वट एवर। ठीक है ना, फ्यूचर प्लान फॉर ए सर्टेन पीरियड टू एस्टिमेट एक तो रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या, इनकम टू बी अर्न
कितना इनकम अर्न होगा, और एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड, कितना इनकम आ सकता है, रेवेन्यू मिल सकता है, इनकम, और कितना खर्चा करना होगा, एंड एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड। ठीक है, तो क्या चीज का प्लान हो रहा है ना, कितना इनकम रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और उस इनकम को कहाँ कितना खर्चा करेंगे। ये जो एस्टिमेशन है, ये जो फ्यूचर एस्टिमेट है ना, प्लान है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बजट। ऑब्वियसली एस्टिमेशन और एक्चुअल वो तो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। ऑलवेज एस्टिमेट इज एस्टिमेट, एक्चुअल डिफर कर ही सकते हैं। फिर भी अब प्लान नहीं करोगे। अब सिंपल बात समझो ना, एक पूजा होता है, सरस्वती पूजा करते हैं हम लोग, हर स्कूल में, कॉलेज में, क्लब में, ठीक है ना, कोचिंग सेंटर में, ट्यूटोरियल, जहां भी है एडुकेशन, जहां रिलेशन है, पूजा करते हैं। तो क्या उसका बजट नहीं होता है, कितना कलेक्शन आएगा, चंदा आएगा, कितना सैर लोगों ने कंट्रीब्यूट करेगा, कितना बाहर से आएगा, ये सब कंट्रीब्यूशन, उसके हिसाब से मूर्ति कितना का होगा, पूजा में कितना खर्चा करेंगे, एक प्रोग्राम होगा तो उस प्रोग्राम में कितना खर्चा करेंगे, सब कुछ एस्टिमेट होगा ना। जैसे जैसे आपका इनकम हो सकता है उसके हिसाब से आप एस्टिमेट करोगे खर्चे का। हाँ, ठीक है ना। जिसका जिसका एस्टिमेट ज्यादा है तो बजट भी उसके हिसाब से बनेगा, छोटा पूजा करोगे उसके हिसाब से बजट बनेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट आप कलेक्शन करना शुरू कर दोगे, खर्चा भी करना शुरू कर दोगे। तो ये जो बजट है, हर चीज में बजट होता है। तो ये बजट बिजनेस भी करेगा, तो बिजनेस में कितना टाइप का बजट आएगा, बोलो, बजट समझ में आया ना। तो इसका बजट में आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट। सेकेंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, कितना टाइप का बजट किया जाएगा। ओके, जब क्लासिफाई करेंगे कोई भी बिजनेस, इसमें सबसे पहले देखता है हम कितना इनकम अर्न कर पाएंगे, मतलब रेवेन्यू पहले देखते हैं, उसके हिसाब से खर्चा वो, ठीक है। सेल्स हम इतना कर पाएंगे तो मेरा उसमें खर्चा कितना लगेगा, एटसेट्रा, ये देखना होगा। सेल्स इतना कर पाएंगे, इतना क्वांटिटी, तो उसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन होगा देखेंगे, उसके हिसाब से मटेरियल्स कितना लगेगा, लेबर को कितना देना होगा, सारा ओवरहेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का हो चाहे ऑफिस का हो, सेलिंग, ये सारा एक्सपेंसेस कितना लगेगा, ये सारा डिसीजन तो उसके हिसाब से लेंगे ना। अब सेल का एक आइडिया नहीं ले पा रहे तो प्रोडक्शन करके क्या होगा, प्रोडक्शन एक्स्ट्रा कर दिए, कुछ बेच नहीं पाए तो उल्टा उसमें भी लॉस है। तो पहले आप क्या देखना, क्या होगा, सेल्स बजट, ठीक है ना। और उसी सेल्स के लिए आपको फिर उसका प्रोडक्शन करना होगा, तो नेक्स्ट आ गया प्रोडक्शन बजट। एस्टिमेट करोगे कितना प्रोडक्शन करना होगा। सर क्यों, जितना सेल करेंगे उतना ही तो प्रोडक्शन करेंगे। नहीं भाई, कुछ स्टॉक पहले से था आपका, मान लो लास्ट मंथ में, अब नेक्स्ट क्वार्टर का बजट बना रहे हो। कौन सा क्वार्टर, अभी अप्रैल मई जून, ये 3 क्वार्टर्स, 3 मंथ्स का, 3 क्वार्टर नहीं, सॉरी, 3 मंथ्स का 1 क्वार्टर, ये कमिंग क्वार्टर का बजट कर रहे हैं, और मार्च एंड हो गया। तो इसके बाद ही हम बजट कर रहे हैं अप्रैल में, जून में हमको कितना प्रोडक्शन करना, कितना बेच पाएंगे, उसके हिसाब से प्रोडक्शन कितना है, ठीक है ना। तो ये जो मार्च एंड हो गया, कुछ स्टॉक तो मेरे पास है ना ऑलरेडी, कुछ स्टॉक है, तो फिर कमिंग पीरियड में कितना बेच पाएंगे, उसके लिए देखेंगे कि लास्ट ईयर ये सेम पीरियड में कितना सेल हुआ था, उससे पहले कितना सेल हुआ था। इस तरह एक टारगेट, एक आ जाएगा, एस्टिमेशन आ जाएगा कि मेरा इतना सेल होता है, और इसके हिसाब से ग्रो कर रहा है तो आगे इतना सेल हो सकता है, ठीक है ना। ये जो एस्टिमेट देना है, इससे पता चल सकता है, एक आइडिया हो सकता है कि इतना इतना बेच सकते हैं, इतना क्वांटिटी हम लोग बेच सकते हैं। अगर इतना क्वांटिटी बेचेंगे तो उसके लिए प्रोडक्शन कितना करना होगा ना, पहले से मेरे पास कुछ स्टॉक था, उसमें से उतना तो ऑलरेडी है ना, तो उतना माइनस कर दो, ओपनिंग था ऑलरेडी, उतना तो है, छोड़ो, बाकी प्रोडक्शन करना होगा। फिर एट द एंड, इस क्वार्टर एंड के बाद भी कुछ स्टॉक तो रखना होगा, तो आगे भी तो कंटिन्यू करना है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक फिर कितना रखेंगे, वो भी देखना होगा। इस तरह हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे कितना हमको प्रोडक्शन करना होगा, सेल के हिसाब से कहाँ आएंगे, डिसीजन लेंगे आप प्रोडक्शन कितना करेंगे। अगर प्रैक्टिकली एग्जांपल ले, अगर एस्टिमेट किए नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर में हम 30,000 बेच सकते, कितना बेच सकते, सेल्स कर सकते 30,000 यूनिट, और फिर आगे क्वार्टर एंड के बाद 10,000 यूनिट्स हमको स्टॉक रखना है, एक क्लोजिंग स्टॉक रखना होगा, ठीक है ना। तो 30 बेचना होगा, 10 रखना होगा, तो टोटल हमको 40 चाहिए ना, तभी ना 30 बेच के 10 रहेगा। तो क्लोजिंग और सेल्स के साथ ऐड कर लेंगे।
और अब देखेंगे ओपनिंग में कितना था, 40 चाहिए। अगर ओपनिंग 0 था तो पूरा 40 हमको प्रोडक्शन करना होगा, बोलो करना होगा या नहीं। लेकिन मेरे पास ओपनिंग में था 15 ऑलरेडी था, पहले से कुछ अनसोल्ड रह गया था, तो उतना कम कर दो ना, तो बाकी 25 आप प्रोडक्शन कर लोगे तो काम चल जाएगा। समझ में आ रहा ना, यानी कि जितना सेल करोगे उतना ही आपको प्रोडक्शन करना होगा। तो आपको डिसीजन लेना है सेल्स कितना है, पहले सेल्स एस्टिमेट कर, उस सेल्स के हिसाब से आपका सेकंड देखोगे आपको कितना प्रोडक्शन करना होगा। और यही 25,000 प्रोडक्शन करने जाओगे तो प्रोडक्शन करने में खर्चा क्या लगता है उसका भी एस्टिमेट करोगे। भाई मटेरियल्स लगेगा, लेबर कॉस्ट लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सारा खर्चा लगेगा ना, तो सारा एक्सपेंसेस कितना लगेगा सबका एस्टिमेट करेंगे। सेल्स के बाद आ गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए फिर मटेरियल्स बजट आएगा, कितना मटेरियल्स कंज्यूम होगा देखना है, उसमें भी कुछ स्टॉक था पहले से, कुछ स्टॉक मेंटेन करना होगा, तो कितना परचेज करेंगे वो भी देखना होगा, उसका खर्चा कितना लगेगा, क्या तो रखना है ना पेमेंट करने के लिए। फिर लेबर को कितना देना होगा, एक एक यूनिट बनाने के लिए लेबर इतना टाइम लगता है, तो इतना दिन में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, उसके हिसाब से लेबर को कितना देना पड़ेगा। तो मटेरियल्स बजट आ गया, फिर क्या आ गया, लेबर बजट आ गया, फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर सेलिंग ऑफिस ओवरहेड, सर ओवरहेड भी लगेगा। ओवरहेड में वेरिएबल है फिक्स्ड है, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे कि वेरिएबल तो उसमें क्या लगेगा, फिक्स तो उसमें क्या होगा। सर फिक्स तो फिक्स्ड ही है, फिर भी बजट करेंगे आगे, ठीक है ना। चेंज तो हो सकता है, फिक्स मतलब ऑलवेज फिक्स नहीं रहता है, कुछ पीरियडिकली चेंज होता है। तो सारा डिसीजन, तो सारा एस्टिमेशन करेंगे हम लोग। तो क्या क्या बजट आया, पहले सेल्स आया, फिर प्रोडक्शन आया उसके हिसाब से, इसके बाद मटेरियल्स बजट आएगा, मटेरियल्स में परचेज बजट आएगा, कंजम्पशन बजट आएगा, फिर लेबर कॉस्ट बजट आएगा, फिर ओवरहेड बजट आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड हो, सेल्स ओवरहेड हो, वेरिएबल, फिक्स्ड, ये सारा बजट डिसीजन लेंगे, ठीक है, एस्टिमेट करेंगे। जब इस तरह हो गया तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा वो भी पता चल जाएगा, और सेलिंग प्राइस क्या प्राइस फिक्स करके बेचेंगे उससे प्रॉफिट क्या होगा, ये सारा सब कुछ आ जाए, ठीक है ना। तो हम आगे इस तरह जब बजट बनाएंगे तो अब बजट का क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन हम पीछे से जा रहे हैं। ये सब बजट हम कर लिए तो इसके बाद हम देखेंगे मेरा कैश कितना हमको रखना होगा हर क्वार्टर में या हर मंथ्स में, मेरे पास कैश कितना आएगा बेच के, कितना कैश हमको खर्चा के लिए पे करना होगा, और कितना कैश बचेगा। तो जब ये सब मटेरियल सेल सब बजट कंप्लीट हो जाएगा, परचेज बजट, तभी ये कर पाओगे। लेकिन हम शुरू यहीं से कर रहे हैं, कैश कितना हमको रखना होगा हर महीना, इस तरह बजट करेंगे। तो फर्स्ट में आ जाते हैं हम, कौन सा बजट लिख रहे हैं, कैश बजट। फर्स्ट बजट इज कैश बजट, ओके। तो कैश बजट में हम लोग क्या करेंगे, कितना कैश इनफ्लो होगा, कितना कैश आउटफ्लो होगा, मतलब कितना कैश हम रिसीव करेंगे फ्यूचर में, कितना कैश हमको पे करना होगा, और कैश एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी मंथ कितना कैश बचेगा, शॉर्ट टर्म बजट है, वो हम लोग एस्टिमेट करेंगे। समझ में है ना। तो एक हो गया आपका कैश बजट। तो इसमें एस्टिमेशन ऑफ मतलब फ्यूचर है ना, एस्टिमेशन फ्यूचर प्लान, एस्टिमेशन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर द पीरियड, ओके। तो कैश बजट इज नथिंग बट एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कितना कैश आएगा और कितना कैश हमको पे करना होगा। तो इट इज द estimation of future inflow and outflow of cash and cash equivalent, कुछ नहीं, कैश बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी जो इजी ऑन डिमांड कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, एक गारंटीड अमाउंट, ठीक है। तो हमको देखना होता है अल्टीमेटली, समझ लो कैश ही है, कैश बजट इसीलिए बोल रहे हैं। तो कैश मतलब ओनली कैश इन हैंड नहीं, कैश एट बैंक भी हो सकता है। तो कैश कितना इनफ्लो और कैश कितना आउटफ्लो, कैश कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो होगा एक सर्टेन पीरियड में, वो मंथली देखेंगे हम लोग, क्वार्टर में 3 मंथ्स, तो ईच एंड एवरी मंथ कितना इनफ्लो आउटफ्लो, और हम लोग इसमें लेंगे। सर क्यों देख रहे हैं, मान लो एक महीना में अप टाइम चल रहा है तो इनफ्लो ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना, मेरा सेंटर ही लेते हैं। अब सारा एग्जाम हो गया, ऑफ टाइम चल रहा है, तो फीस तो जीरो आएगा, थोड़ा बहुत कुछ स्टूडेंट्स हो तो उसके लिए थोड़ा बहुत मिलेगा,
लेकिन एक्सपेंसिव तो लगे ना, रेंट पे करना होगा, सैलरी पे करना होगा, इलेक्ट्रिक बिल पे करना होगा, तो सारा क्लीनिंग एक्सपेंसेस, ये सब बहुत सारे खर्चा है, तो ये एक्सपेंसेस तो पे करना होगा ना। देखा गया मेरा शॉर्ट पड़ रहा है कैश, तो शॉर्ट तो हम कहाँ से पे करेंगे? तो उसके लिए हो सकता है हमको कुछ इन्वेस्टमेंट बेच के पहले से प्लान करना होगा, इस टाइम इतना बेच देंगे, ठीक है ना, बेच के कुछ कैश लेके आएंगे, घर घर से पैसा लेके आएंगे। वो भी नहीं है तो क्या करेंगे? बैंक में जाएंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा तो देखेंगे, पहले से बता देंगे भाई हमको इतना ओवरड्राफ्ट लिमिट चाहिए। तो आप आज बोलोगे सडनली पैसा नहीं है तो कहाँ दौड़ोगे? प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए बजट कर लो ना, पता चल जाएगा एस्टिमेशन। हाँ, थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन बजट करोगे तो आइडिया हो जाएगा। इसीलिए बजट किया जाता है, समझ में है ना? यस। तो कैश बजट के बाद दूसरा बजट में आ रहा है सेकेंड बजट। हम पीछे से चल रहे हैं ना, तो फिर कैश जब बजट कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कितना हमको खर्चा करना होगा। पहले कितना खर्चा देख रहे हैं, पहले खर्चा करोगे इसके बाद ना इनकम होगा, पहले बाई करोगे तभी ना सेल कर पाओगे, या पहले प्रोडक्शन करोगे तभी ना आपका बाद में सेल होगा। तो पहले देख लेते एक्सपेंसेस में क्या क्या बजट लगेगा, कॉस्ट बजट है ना। तो कॉस्ट बजट में कोई भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो कौन सा आएगा? मटेरियल्स आएगा, ठीक है। आप रिटेल सब चलाते हैं तो फिर प्रोडक्शन नहीं आएगा। उसमें क्या आएगा आपका, बोलो? उसमें आपका आएगा परचेज बजट, ठीक है, और उसमें एक्सपेंसेस बजट, यही होगा ओवरहेड जिसको बोल सकते हैं। लेकिन अब प्रोडक्शन करते तो आपके लिए क्या आएगा? प्रोडक्शन तो पर मटेरियल्स बजट, ठीक है। मटेरियल्स बजट तो इसमें मटेरियल्स का कॉस्ट कितना, कितना बाइंग कॉस्ट लगेगा, बाई करेंगे तो कितना बाइंग कॉस्ट लगेगा ये, और कितना मटेरियल कंज्यूम होगा। तो पहले देखो कि कितना मटेरियल मेरा कंज्यूम हो। जैसे इसमें 25,000 प्रोडक्शन करना है ना, और एक एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए 2 kg सामान लगता है। एक एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए 2 kg सामान लगता है। तो ये जो 2 kg सामान लग रहा है, तो अगर 25,000 इंटू 2, 50,000 kg सामान लगेगा नेक्स्ट क्वार्टर में, लगेगा ना। 50,000 kg कंज्यूम होगा। तो पहले मटेरियल्स कंज्यूम बजट देखेंगे, मतलब प्रोडक्शन में कितना यूज होगा वो बजट देखेंगे। इसके बाद उस मटेरियल्स को कितना बाई करेंगे, कुछ स्टॉक था मटेरियल्स पहले से और कुछ स्टॉक आगे मेंटेन करना है, उसके सब बाई कितना करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल्स में दो चीज फाइंड करेंगे, मटेरियल्स कंज्यूम बजट एंड मटेरियल्स परचेज बजट, ओके। इसमें दो चीज फाइंड करेंगे, क्या क्या दो चीज फाइंड करेंगे? एक तो हो गया मटेरियल्स कंज्यूम्ड बजट, और दूसरा मटेरियल्स परचेज बजट। कितना मटेरियल्स मेरा कंज्यूम होगा, यूज होगा प्रोडक्शन में, वो देख लिए। उसके हिसाब से फिर देखेंगे मटेरियल्स कितना बाई करना होगा और उसका कॉस्ट कितना लग सकता है एस्टिमेटेड प्राइस से। प्राइस पता चला है, इतना दिन बिजनेस कर रहा है कि मटेरियल्स का प्राइस लास्ट मंथ में इतना था, इससे पहले इतना था, थोड़ा सा प्राइस बढ़ रहा है, हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ेगा, उसके हिसाब से परचेज कॉस्ट कितना आ जाएगा। ओके, समझ में आया? तो जब डिसीजन कैश बजट कर रहे हो तो एकदम लास्ट में कितना बाई करोगे उसके हिसाब से ना कैश कितना पे करना होगा वो देखोगे, एस्टिमेट करोगे। लेकिन कैश बजट जब देता है ना, ये सारा एस्टिमेशन आपको दे देता है कि इतना परचेज करना है, इसमें से इतना कैश इतना क्रेडिट, तो इन्फॉर्मेशन आपको देगा। बट जब मटेरियल बजट करेंगे उसमें ये चीज फाइंड करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट थर्ड बजट में आते हैं। थर्ड, अब प्रोडक्शन करने जाओगे तो सिर्फ मटेरियल्स थोड़ी लगेगा, लेबर कॉस्ट भी तो लगेगा ना। तो लेबर कॉस्ट बजट। नेक्स्ट क्या हो गया? प्रोडक्शन करने के लिए कितना लेबर लगेगा, लेबर आवर्स कितना लगेगा, या कितना नंबर ऑफ लेबर्स लगेगा वो देख लेंगे। और उसको वेजेस पे करेंगे तो कितना लेबर कॉस्ट आएगा। तो इसमें लेबर के लिए दो चीज देखेंगे, लेबर आवर्स बजट करेंगे और लेबर कॉस्ट बजट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मटेरियल्स में कंज्यूम बजट था, इसमें लेबर आवर्स, कितना घंटा काम जरूरत पड़ेगा इसके लिए, है ना, उसके हिसाब से कितना लेबर रखना है उसका बजट हो जाएगा। फिर उसको कॉस्ट कितना पे करेंगे, तो इसमें भी दो चीज फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे ना? लेबर आवर्स बजट, लेबर आवर्स बजट, और दूसरा लेबर कॉस्ट बजट।
मटेरियल तो खरीदोगे, लेबर को कॉस्ट पे करोगे ना, ओएजेस पे करोगे, तो इसको आप ओएजेस बजट बोल सकते हो। कितना ओएजेस पे करना होगा वो आपका आ जाएगा ना फिर कॉस्ट कैश बजट में। मतलब एक डिटेल्स बजट होता है और उसी का फाइनल इम्पैक्ट कैश बजट में आएगा। समझ में आ रहा है? हम सब सर लास्ट में से क्यों शुरू कर रहे हो? अरे ठीक है, कैश बजट इस जब कैश बजट करेंगे ना, क्या बोले, उसमें मटेरियल्स लेबर इस सब का एस्टिमेशन आपको दिया रहे, तो उसके इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, जब मटेरियल्स बजट सीखोगे तब उसमें मटेरियल्स का ये सब एस्टिमेट करेंगे। थर्ड, टी नेक्स्ट बजट, लेबर हो गया, तब ओवरहेड है। ओवरहेड में चाहे आप लोग सेकंड सेम में पढ़े थे ना कॉस्ट शीट, उसमें देखोगे, या कॉस्ट शीट के बाद पढ़े थे मटेरियल्स कॉस्ट है ना, लेबर कॉस्टिंग, फिर ओवरहेड कॉस्टिंग। तो ओवरहेड में तीन तरह का ओवरहेड होता है। एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन ओवरहेड होता है, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारा ओवरहेड में नेचर देखना होगा हमको कि ओवरहेड का नेचर क्या है, ये वेरिएबल नेचर या फिक्स नेचर, वो देखना होगा आपको। अगर सेमी वेरिएबल है, उसको सेग्रीगेट करना होगा, कितना फिक्स्ड उसमें से कितना वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल पता है ना, पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल है तो उसमें कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल, वो पता करना होगा। उसके हिसाब से आगे फ्यूचर में बजट, उसमें कितना खर्चा आएगा, वो सारा एस्टिमेशन। तो ओवरहेड बजट, ओवरहेड बजट में सर क्या सीखेंगे? ओवरहेड बजट में हम लोग सीखेंगे कि ये जो ओवरहेड एक्सपेंसेस पे करना होगा, इस एक्सपेंसेस का नेचर क्या। ठीक है, नेचर मतलब बिहेवियर, वो फिक्स नेचर का है, वेरिएबल नेचर का है, या सेमी वेरिएबल। उसके हिसाब से आगे फिर लेबर ओवरहेड कॉस्ट कितना आ जाएगा। हम इसमें और डिटेल्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग जब करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। टी नेक्स्ट ई, अब फाइनली सारा ओवरहेड हो गया, तो अब हम लोग करेंगे सेल्स बजट। सब कुछ आ गया ना, तो अब इसको बेचेंगे, प्रोडक्शन एंड सेल्स बजट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लगेगा, और फिर सेल्स तो क्या प्रॉफिट एटसेट्रा ये सब हो जाएगा। नाउ प्रोडक्शन एंड सेल्स बजट। ठीक है सर, प्रोडक्शन सेल्स बजट ये सब जो हो गया ना, अब इसमें इस सब कॉस्ट को जब कैलकुलेशन करेंगे, इसमें एक होता है कि फ्लेक्सिबल होता है। क्योंकि आप प्रोडक्शन क्या हर महीना कॉन्सिस्टेंटली इक्वल प्रोडक्शन करते क्या? अपना मशीन है, एक छोटा फैक्ट्री, एक मशीन है, और एक ही मशीन है, मान लो छोटा सा फैक्ट्री, एक मशीन में डेली 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन होता है, छोटा छोटा करके कुछ हम प्रोडक्शन करते हैं, मान लो कैंडल्स हो कुछ भी हो, 1000 यूनिट से बॉल पॉइंट पेंट्स प्रोडक्शन करते हैं, 1000 पेन प्रोडक्शन होता है। तो अगर एक दिन नॉर्मली काम होता है, 8 घंटा ड्यूटी होता है ना हम लोग का, तो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो कितना प्रिंट प्रोडक्शन होता है ना, आपका प्रोडक्शन होता है 10,000 यूनिट, 1000 यूनिट्स। तो एक महीना में तो कितना प्रोडक्शन होगा, 1000 × 30, 30,000। लेकिन उसमें कुछ छुट्टी रहता है ना, हॉलीडे रहता है, तो उसमें तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो उसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन हो सकता है वो। अब हर हर महीना अगर मान लो 25 दिन काम होता है, तो 25,000 प्रोडक्शन करेंगे हर महीना क्या? कभी कम भी करेंगे, कभी हो सकता है ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो उसमें डबल शिफ्ट से काम करा के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी करेंगे। क्यों नहीं भाई? देखोगे एग्जाम हो गया तो पेन का जरूरत, अब फिर एग्जाम से पहले पेन का जरूरत बढ़ जाता है। सब एग्जाम देगा तो पेन चाहिए, नया नया पेन खरीद लेते, एग्जाम में ना पेन धोखा दे दे, ठीक है ना। तो इसीलिए नया नया पेन खरीदता तो पेन का डिमांड बढ़ जाता है, तो इसीलिए उसके हिसाब से प्रोडक्शन भी लोग तो एग्जाम से पहले प्रोडक्शन बढ़ा देते। फिर एग्जाम हो गया खत्म, देखोगे सब स्टूडेंट घर में बैठ जाता है, थोड़ा बहुत कोई एडवांस स्टडीज करते हैं, ठीक है। तो तो उस टाइम तो उतना पेन और परचेज नहीं होगा ना, तो इसीलिए प्रोडक्शन क्या नेक्स्ट टाइम कम किया जाएगा। तो ईच एंड एवरी पीरियड वो लोग डिसीजन लेता है कितना प्रोडक्शन आगे करेंगे, उसके हिसाब से कॉस्ट कितना लगेगा, और उसमें मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है ना। सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा। तो ये फ्लेक्सिबल हो रहा है। किस मंथ्स में मान लो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, एक्टिविटी मेरा जो नॉर्मल है 100% एक्टिविटी, जैसे 25,000 100% एक्टिविटी इन ए मंथ। अब उसमें कभी 20,000 भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, कभी 15,000 भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक्टिविटी लेवल कैपेसिटी लेवल को चेंज कर रहे हैं ना, तो ये फ्लेक्सिबल है। इसीलिए जब मान लो एक एस्टिमेशन दे दिया कि इतना प्रोडक्शन करेंगे इतना लगेगा, अब हम आगे दो और लेवल में देख रहे हैं कैपेसिटी, उसमें क्या, तो फ्लेक्सिबल बजट हो रहा है ना, तो ये सबको हम लोग फ्लेक्सिबल बजट भी बोल सकते हैं। ओके,
अब हम लोग ये सारा बजट जब करेंगे, एक एक बजट का डिटेल्स। फर्स्ट बजट क्या बताए थे ना, फर्स्ट बजट था कैश बजट। तो इसका हम लोग फॉर्मेट, इसका आइडिया लेते हैं, ठीक है, कैसे करोगे कैश बजट। तो आज हम लोग कैश बजट ही सीखेंगे और फिर इसमें कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो नाउ अब आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ कैश बजट, ठीक है। अब थियोरेटिकली बहुत कुछ पढ़ोगे इसमें, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजट, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, फिर जीरो, जीरो बजट, ठीक है, फिर आपका मास्टर बजट, इस तरह बहुत सारे टर्म सीखोगे। तो वो सारा आप लोग थियोरिटिकली, थ्योरी एक बार देख लोगे, स्टडी मेट में है, वो देख लेना। तो हम लोग आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ कैश बजट। तो कैश बजट कर रहे हैं तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे हैं, और ईच एंड एवरी मंथ देखेंगे। अगर 4 महीने के लिए तो 4 मंथ्स का बजट हम लोग देखेंगे, कैश कितना ओपनिंग रखना है और क्लोजिंग में कितना आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस का नाम, जो भी बिजनेस का कर रही है कंपनी का, फॉर द पीरियड एंडेड। जैसे अभी मार्च एंड हुआ, जस्ट अप्रैल चल रहा है, मान लो मार्च एंड हुआ, तो हम लोग बजट कर रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वार्टर का, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स का, मतलब अप्रैल, मई एंड जून। तो फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 2024, ठीक है। अब कितना मंथ का बजट कर, 3, तो राइट साइड 3 कॉलम कर ले। राइट साइड अगर 3 मंथ्स बजट करो तो 3 कॉलम कर लेंगे, ईच एंड एवरी मंथ कितना कैश ओपनिंग में था, फिर कितना कैश इनफ्लो होगा आएगा, कितना कैश पे करना होगा, और क्लोजिंग में कितना बचेगा। अगर 4 मंथ्स का बजट कर रहे हैं तो 4, 2 मंथ्स का बजट कर रहे तो 2, ठीक है, जितना मंथ्स उतना कॉलम कर लेना। एक सीरियल नंबर, ये आपका पर्टिकुलर्स, और इसमें हम लोग बजट कर रहे हैं अप्रैल, फिर मई और जून। आज पर क्वेश्चन लिखोगे कहीं पे, हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन में जैसे रहेगा उसके हिसाब से का, राइट, यस। अब जब बजट कर रहे हैं तो एक नथिंग बट कैश बुक, कैश रिसिप्ट्स, ओपनिंग कैश बैलेंस लिखते हैं डेबिट साइड, और सारा रिसिप्ट्स डेबिट में लिख लेते हैं, पेमेंट्स क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्लोजिंग आ जाता है। और इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं करके ओपनिंग पहले लिख लेंगे, रिसिप्ट्स ऐड कर लेंगे, पेमेंट्स माइनस कर देंगे, क्लोजिंग आ जाए। तो इसको सीरियली करना है, समझ में है ना। तो समझ लेना कैश बुक है, लेकिन कैश बुक तो जो सॉरी जो सॉरी सॉरी जो ट्रांजैक्शन हो चुका है ना, उसी को लेके करते हो। तो रियल, रियल कैश कितना आया, कितना कैश पे किया, और कितना कैश है मेरा कैश बॉक्स में, या बैंक में कितना है, बैंक में कितना ओपनिंग था, कि फिर बैंक में कितना जमा किया, बैंक से कितना पेमेंट, क्लोजिंग बैंक कितना है। डबल कॉलम कैश बुक करते थे ना, एक कैश बैंक, वो रियल है, वो आपका एस्टिमेशन नहीं है, लेकिन ये क्या एस्टिमेशन है, बस इतना ही डिफरेंस है। इसमें फ्यूचर में कितना आएगा और कितना पे करना होगा। और रियल तो जब एक 3 महीना कंप्लीट होगा तभी पता चलेगा मेरा एस्टिमेशन और रियलिटी में क्या चेंजेस, क्या डिफरेंस है, वो पता चलेगा। तो चेंज हो ही सकता है, ठीक है ना। एस्टिमेशन प्रॉपर कौन कर सकता है, कोई नहीं। हाँ, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं वो भी प्रॉपर एस्टिमेशन तो नहीं करते, ये देख दो तुक्का लग जाता है, तो पूरा तो नहीं हो पाता ना। तो सेम थिंग ये भी एस्टिमेशन है। तो एस्टिमेशन में पहले देख लो आप क्या लिखोगे ना, ओपनिंग कैश कितना था, ओपनिंग कैश एट बैंक, राइट। तो वन ओपनिंग कैश एंड बैंक, क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैश एंड बैंक, राइट। अच्छा बोलो, मार्च एंड हुआ, तो मार्च एंड में मेरा कैश बॉक्स में जितना है वो तो मेरा अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा, मतलब फर्स्ट मंथ का तो कैश कितना होगा तो पता है। लेकिन जब तक मई एंड नहीं हो, अप्रैल एंड नहीं हो रहा, तो मई का कैश कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए मई और जून का अभी फिलहाल नहीं लिखेंगे, हमको अप्रैल का पता है। कैसे अप्रैल का पता है ना, मार्च एंड हुआ तो अप्रैल ओपनिंग में वही कैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट मंथ का ही आपको दे देगा क्वेश्चन में कि इतना मार्च एंड में था, उतना उतना लिख लेना, राइट, यस। इसके बाद जितना रिसिप्ट होगा, बजटेड रिसिप्ट मतलब एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, वो देख लेंगे। तो हम लोग इसमें लिखेंगे सेकंड, बजटेड
कैश रिसिप्ट्स, तो एस्टिमेट करेंगे कितना कैश हम लोग को मिलेगा। ओनली कैश रिसिप्ट्स लिख सकते हो, बजट तो ऊपर लिखे ही है ना, तो सिर्फ रिसिप्ट्स भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रिसिप्ट्स में कैश रिसिप्ट होना चाहिए, और भी कुछ सामान रिसिप्ट करते तो वो तो नहीं आएगा ना, उसमें तो कैश में नहीं आएगा। यस, तो रिसिप्ट क्या होना चाहिए, कैश रिसिप्ट्स, इसलिए बजटेड कैश रिसिप्ट्स। अब बोलो, अब बिजनेस करो तो मेन रिसिप्ट कहाँ से होगा, सेल से। अब सर्विस प्रोवाइड करते हो सर्विस से, रेंडरिंग सर्विस, वही तो आएगा ना। तो इसमें फास्ट इनफ्लो, तो इसमें जो फास्ट इनफ्लो आ रहा है, क्या इनफ्लो आ रहा है, ए कैश सेल्स, ठीक है, कैश सेल्स। तो एस्टिमेट किए ये जो अप्रैल मई जून, इस सेल्स बजट से एस्टिमेट किए थे कि अप्रैल में इतना सेल हो सकता है, मई में इतना, और जून में इतना सेल हो सकता है, एस्टिमेट कर लेंगे। पास्ट ईयर भी इसी पीरियड में सेल कुछ था वो 3 महीना में, उससे पहले भी था, देखिए ऑलवेज आप है, उसके हिसाब से एस्टिमेट कर लेंगे। ठीक है, सेल्स बजट करेंगे, हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना बेच पाएंगे, तो उसके हिसाब से क्या होगा, तो एस्टिमेशन आपको दिया रहेगा। अब टोटल सेल्स थोड़ी कैश में होता है, तो टोटल में से एक पोर्शन कैश होगा, एक पोर्शन क्रेडिट। तो कितना परसेंट कैश है, वो बिजनेस का क्वेश्चन में दे देगा कि जनरली इतना परसेंट कैश होता है। सर वो कहाँ से मिलेगा, अब पास्ट एक्सपीरियंस बताएगा ना, आप टोटल सेल में से कितना परसेंट कैश होता है, तो एवरेज उतना कैश सेल कर पाओगे, ये मान लोगे। तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ द मंथ, मतलब अप्रैल में एस्टिमेट किए थे 2 लाख सेल कर पाएंगे, और नॉर्मली मेरा 40% कैश में सेल होता है, तो 2 लाख का 40% आ जाएगा ना, समझ में आया। मैं एस्टिमेट किए थे कि 2,40,000 बेच पाएंगे, तो उसका 40% एस्टिमेट करके लिख लेंगे कैश सेल्स। इस तरह जून का भी कितना लिख लेंगे। तो अगर एक पोर्शन या 10%, 20%, वॉट एवर कैश सेल बोल दिया वो लिख लेना। अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो सी और प्रोडक्शन जो करते हैं उन लोगों ने मेजर पार्ट क्या क्रेडिट में बेचता है, सब होलसेलर डीलर इन लोगों को भेज देता है, और क्रेडिट पीरियड है उसके हिसाब से पेमेंट मिलता है। तो इन लोगों के लिए कैश सेल्स बहुत मिनिमम पार्ट होता है। बट एज पर क्वेश्चन अब करोगे, रिटेलर तो मैक्सिमम कैश में बेचता है, तो क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं देख लेना। ओके, नेक्स्ट। अब जो क्रेडिट में बेचे उनसे कलेक्शन करेंगे या नहीं, यस। तो जो क्रेडिट में बेचते हैं, देखोगे रिटेल शॉप में हम लोग जब क्रेडिट में खरीदने जाते हैं, वो किसको बेचता है बोलो, तो जान पहचान है, जो बार बार खरीदता है, जानते हैं, उनको ही बेचते हैं। कोई नया आदमी जाएगा उनको क्रेडिट में बेचेगा क्या, नहीं, तो बैड होने का चांस 100%। तो क्रेडिट में बेचे तो उनको टाइम देते ना। जब हम खरीदने जाते हैं, अपना एक जान पहचान शॉप है जहाँ से ग्रोसरीज बाई करते हैं, तो उनके पास जाते हैं, बोलता है गौतम दा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में जब आपको पेमेंट आएगा वो दे दीजिएगा मेरा। जो सर्विस करते हैं उन लोगों ने ही करता है, तो नेक्स्ट मंथ बिगिनिंग में पेमेंट आता है, फर्स्ट वीक के अंदर वो सारा पेमेंट जहां जहां जितना ग्रोसरी सब यहाँ उधर जितना जितना भी खर्चा किए थे वो क्रेडिट में लिखा हुआ था डायरी में, और जाके पे कर देता है। फिर आगे पूरा मंथ खरीदते रहते क्रेडिट में, फिर मंथ एंड होता है तो पे कर देते, 1 मंथ क्रेडिट मिला ना, तो 1 महीना बाद ही पेमेंट आएगा। तो अप्रैल तो मार्च में जो बेचे थे क्रेडिट उसमें से पेमेंट आएगा। सर बोलोगे सर इसमें सब कोई थोड़ी पे करता है, हम लोग भाई बजट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, पूरा पेमेंट आएगा, कुछ तो बैड होगा ये सब पता है। अगर एस्टिमेट करें कुछ डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो एस्टिमेट करके माइनस करके नेट कितना मिलेगा देख लेंगे। उसमें भी एस्टिमेट कर इतना बैड हो सकता है, भी माइनस करके लिख लेंगे भाई कितना कैश मिल सकता है, समझ में आना। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये कैसे मिलेगा ना, डेटर्स को कितना टाइम मैंने अलाउ किए उसके हिसाब से। अगर 1 महीने टाइम अलाउ किए तो 1 मंथ बिफोर जो क्रेडिट सेल था वही तो आएगा ना, समझ में आया ना। अगर 2 मंथ्स टाइम दिए तो 2 मंथ्स आफ्टर आएगा। अगर एस्टिमेट किए उसमें से 50%, आधा 1 महीने में देगा, बाकी आधा नेक्स्ट मंथ में देगा, तो हाफ 1 मंथ आफ्टर पेमेंट आएगा, तो हाफ मार्च का अप्रैल में मिल जाएगा, अप्रैल का आधा मई में मिलेगा, मई का आधा जून में मिलेगा, और हाफ 2 मंथ्स आफ्टर मिलेगा। तो अप्रैल में जो कलेक्शन बोलो 2 महीना बैक कर लो, उस टाइम का कलेक्शन आ जाएगा। इस तरह हम लोग एज पर इंफॉर्मेशन क्रेडिट कितना दिन डेटर्स को दिए थे उसके हिसाब से कलेक्शन फाइंड कर लेंगे। बोलो समझ में आया, लिख लेते हैं आप, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। किससे कलेक्ट कर रहे हैं, डेटर्स से कलेक्ट कर रहे हैं। तो एज पर क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को हम लोग टाइम देते हैं, डेटर्स खरीदने के टाइम नहीं बोलता है हम इतना दिन बाद पे करेंगे, हम थोड़ी बेचेंगे उनको, मेरे हिसाब से वो पेमेंट करेगा, ठीक है ना। तो क्रेडिट कौन अलाउ करते, बिजनेसमैन, किसको अलाउ करते, डेट कस्टमर को। तो एज पर क्रेडिट अलाउ, एज पर
क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, ठीक है। डेटर्स को कितना टाइम अलाउ किए उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन लिख लेंगे। समझ में आया? इसके हिसाब से एक पेमेंट कलेक्शन लिख लेंगे। और एनी अदर रिसीव्ड है, कोई मान लो अपना बिजनेस प्लेस है, उसमें से एक रूम ऐसे ही वैकेंट पड़ा हुआ था, उसको किसी को सबलेट कर दिए तो रेंट मिल रहा है, तो रेंट आएगा, इनकम हर महीना मिलेगा ना। या किसी कुछ मंथ्स में कुछ हमको कलेक्शन और मिलेगा, एसेट्स पुराना हो गया, स्क्रैप बेचेंगे तो कुछ कैश मिलेगा। या कुछ हम सर्विस किसी को देते हैं, उसमें से पेमेंट आएगा। तो इस तरह अदर रिसिप्ट, सी अदर रिसिप्ट्स एज पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में देगा आपको कि ये रेंट मिलेगा या डिपॉजिट किए थे उससे इंटरेस्ट मिलता है क्वार्टर एंड में, हर क्वार्टर एंड में। तो जून में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर एंड में जून इंटरेस्ट मिलेगा, ईच एंड एवरी मंथ नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह क्या क्या और रिसिप्ट्स है वो क्वेश्चन में रहेगा, उसके हिसाब से आप रिसिप्ट लिख लोगे। अब ओपनिंग नहीं, ये तीनों रिसिप्ट जोड़ लेना। क्या करोगे? ये तीनों रिसिप्ट्स और जोड़ लोगे, ओपनिंग बाद में जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट में तो ओपनिंग पता नहीं, कंप्लीट करोगे तभी ना आएगा। तो ये सारा रिसिप्ट्स ऐड कर लो, ये सारा रिसिप्ट्स ऐड कर लो, मतलब ABC टोटल रिसिप्ट्स आ जाएगा, राइट? ओके, बोलो समझ में आ रहा है? अब क्या पेमेंट्स में जाना है ना, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड लिखते हैं बजटेड कैश पेमेंट्स, ठीक है। अब क्या होगा? बजटेड कैश पेमेंट्स, ठीक है। तो कैश पेमेंट आप कितना करेंगे वो देखना, बजटेड कैश पेमेंट्स, राइट? ओके ना, बजटेड कैश पेमेंट्स तो बोलो पेमेंट्स कहाँ करेंगे? अगर सेल किए कुछ खरीदे भी तो थे, है ना। अगर प्रोडक्शन करे तो मटेरियल्स खरीदे थे। और अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो मैंने जो फिनिश्ड गुड्स, रिटेल शॉप है तो जो गुड्स खरीदे थे वही खरीदे थे ना, खरीदे थे तो उसमें भी पेमेंट है। तो इसमें पेमेंट्स में आ रहा है सबसे पहले, पेमेंट्स में सबसे पहले क्या आएगा ना, कैश परचेज, राइट? क्या आएगा? कैश परचेज। फिर क्रेडिट परचेज किए थे तो पेमेंट, जैसे हम लोग डेटर्स को टाइम दिए थे ना कि इतना दिन बाद पे कर देना, इतना दिन के अंदर पे कर देना। इसी तरह जहां से खरीदे थे वो भी तो हमको बोला था कि गौतम तुम नेक्स्ट मंथ में पे कर देना, या 2 महीना के अंदर हमको चाहिए पेमेंट। इस तरह पेमेंट के हिसाब से पेमेंट करते जाएंगे। तो पेमेंट्स में भी आ जाते हैं सबसे पहले कैश परचेज। फर्स्ट क्या आएगा? कैश परचेज, राइट? या थ्रेट है कैश परचेज। तो कैश परचेज में कितना हम लोग पेमेंट करेंगे? यस, जैसे कैश सेल में कितना हम लोग कैश परचेज, एस्टिमेटेड परचेज तो फाइंड कर लिए थे मटेरियल्स बजट से, या प्रोडक्शन कर रहे थे उसके हिसाब से परचेज कितना करेंगे वो देख लिए थे ना। परचेज में से कितना परसेंट कैश है वो हम लोग बोल देगा क्वेश्चन में कि 20%, 10% कैश में परचेज करते हैं, तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ परचेज ऑफ मंथ, मतलब अप्रैल का बजट, तो अप्रैल में कितना परसेंट कैश परचेज होगा टोटल परचेज में से, ठीक है ना। उतना परसेंट कैलकुलेशन कर लेना। इससे क्या मिला आपको? परचेज का मिल गया, राइट? नेक्स्ट बी, आप क्रेडिट में खरीदे थे तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को जब पे करेंगे, कब पे करेंगे? वो जितना टाइम अलाउ किए थे हमको, ठीक है ना। तो एज पर क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, तो सप्लायर, क्रेडिटर्स को और क्या बोलते हैं? सप्लायर। जैसे डेटर्स को कस्टमर बोलते हैं तो क्रेडिटर्स में क्या हो जाएगा? सप्लायर। तो एज पर क्रेडिट, 1 महीना टाइम दिए तो 1 महीना पहले जो बाय किए थे वही पे कर देंगे क्रेडिट में, ठीक है ना। 2 महीना तो 2 महीना पहले जो बाय किए तो पे करेंगे। क्रेडिट अलाउड, अलाउड बाय, कौन अलाउ किया बोलो तो? क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स को और क्या बोल नाम से जानते हैं हम लोग? सप्लायर। तो सप्लायर क्या टाइम अलाउ किए थे वो आप लिख लो, ठीक है? समझ में आ रहा है? बोलो नेक्स्ट। तो परचेज का तो अब काम खत्म, परचेज जितना वो पेमेंट कर दिए, कर देंगे एस्टिमेट हो रहा है ना बजट, तो इतना पेमेंट कर देंगे। इसके बाद अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, सॉरी यस, अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर लेबर को भी तो पे करेंगे ना। तो नेक्स्ट लेबर कॉस्ट कितना पे करेंगे वो देखना है। सी पेमेंट ऑफ वेजेस, या वेजेस पेड, देखो ना, पेमेंट ऑफ वेजेस। तो क्या लेबर को डेली डेली पे कर देते? हो सकता है क्वार्टरली, सॉरी हो सकता है हम लोग क्वार्टरली नहीं, भूल से भी नहीं, उतना दिन लेबर लोग थोड़ी वेट करेगा, हर महीना पे करते, मंथ एंड होता है नेक्स्ट मंथ बिगिनिंग में पे कर देते, ये हो सकता है। या 15 डेज कंप्लीट होता है उसके बाद नेक्स्ट जो 15 डेज शुरू होता है उस टाइम पे कर देते, या हर हफ्ता एंड होता है तो नेक्स्ट वीक बिगिनिंग में पे कर देते। तो मतलब इसमें टाइम लैग होता है, मतलब ड्यू पीरियड कितना दिन बाद पे करते। तो हाफ मंथ दे दिया तो हाफ मंथ का, मतलब हाफ मंथ दे दिया तो हाफ सेम मंथ का पे कर देंगे मिड में, और जो नेक्स्ट हाफ है वो नेक्स्ट मंथ में बिगिनिंग में पे कर देंगे। मतलब टाइम हाफ टाइम लैग है, इसमें टाइम लैग बोल दिया। इसको फिर एक बार समझा रहे हैं, अगर बोल दिया टाइम लैग हाफ मंथ, इसका मतलब हाफ मंथ का ड्यू रह गया। तो अगर अप्रैल का है तो अप्रैल का आधा 15th ऑफ जब हो गया 16th को 1 से लेके 15 तक पे कर दिए, फिर 16 से लेके 30 अप्रैल इसका जब कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट मंथ बिगिनिंग में उसको पे कर देंगे। तो मतलब क्या हो रहा है बोलो तो, हाफ ड्यू रह गया ना, हाफ अभी करंट पीरियड का पे की। तो श्योर अगर अप्रैल का आधा अप्रैल में पे किए और बाकी आधा कब पे करेंगे? मई में पे करेंगे श्योर। इसी तरह अप्रैल से पहले क्या था, मार्च, मार्च का आधा मार्च में पे किए थे और उस बाकी आधा अप्रैल में पे करेंगे। तो अप्रैल में बोलो कितना पेमेंट आएगा? हाफ ऑफ अप्रैल एंड हाफ ऑफ मार्च, प्रीवियस मंथ का आधा और अप्रैल का आधा, इस तरह पे होते जाएगा। तो मई में कितना पे करेंगे? मई का आधा पे करेंगे और अप्रैल का जो ड्यू था हाफ वो भी पे करेंगे। तो इसमें टाइम लैग बोल देगा 1 मंथ, तो 1 मंथ आफ्टर, तो मार्च का अप्रैल, अप्रैल का मई, इस तरह पे करेंगे। 1 वीक तो 1 वीक का ड्यू रह गया तो ऑलवेज करंट मंथ में 3 वीक्स का तो पे कर दिए और 1 वीक का ड्यू नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। समझ में आया ना? इस तरह टाइम लैग के हिसाब से पेमेंट कैलकुलेशन दिखाओगे। बोलो बोलो, समझ में आया? तो यहां लिख लो एज पर टाइम लैग। टाइम टाइम लैग का मतलब कुछ नहीं है, ड्यू पीरियड, कितना दिन का ड्यू पीरियड, लेबर को कब पे करते? हर हफ्ता एंड होता है नेक्स्ट वीक में ही पे करते। तो इस महीना के अंदर 4 हफ्ता में से 3 तो पे कर देंगे, एक ड्यू रहेगा नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में पे कर देंगे, इस तरह हो जाएगा। तो टाइम लैग क्या दे रहे हैं? हाफ मंथ्स बोल दिया तो हाफ मंथ्स का तो करंट मंथ्स में पे किए, बाकी हाफ ड्यू रह गया। तो टाइम लैग मतलब वो ड्यू पीरियड है, तो ड्यू नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे, इसके हिसाब से पेमेंट दिखाते जाओ। ये सिर्फ ओवरहेड में नहीं, सॉरी ओएजेस में नहीं, बाकी जितना भी ओवरहेड चाहे फैक्ट्री का हो चाहे ऑफिस हो, इसमें सेम रूल फॉलो होगा, ठीक है ना? तो इसमें सी के बाद डी, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ कोई एज पर टाइम लैग, वो जो ऊपर लिखे थे इसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस जितना भी हो वो एक्सपेंसेस बोल के लिख रहे हैं, चाहे रेंट पे हो चाहे सैलरी पे हो चाहे आपका इलेक्ट्रिक बिल पे हो, उसके हिसाब से पेमेंट करते जाएंगे। बोलो समझ में आया? यस, ये सारा एक्सपेंसेस पे कर दिए। और कुछ आधार पेमेंट्स हो सकता है कि आधार पेमेंट्स हो सकता है। सर आधार पेमेंट्स क्या हो सकता है? मान लो कुछ महीना में हमको, कुछ महीना बाद हमको एक लोन पहले लिए थे, वो लोन रीपे करना है शॉर्ट टर्म, वो लोन रीपे करेंगे उस मंथ में दिखा देंगे, ठीक है ना? जून में हमको लोन 10,000 रीपे करना होगा तो रीपेमेंट ऑफ लोन 10,000 दिखा देंगे, ठीक है ना? और अब ऐसे भी हो सकता है हमको टैक्स पे करना होगा, क्वार्टरली टैक्स पे करना होता है, उसमें बोल दिया जून में कुछ टैक्स पे करना होगा तो उसमें पे कर देंगे। या एक मशीन हमको बाई करना होगा, पुराना हो गया, एक मशीन अप्रैल में ही बाई करना होगा तो अप्रैल में पेमेंट दिखा देंगे। इस तरह कुछ पेमेंट्स एडिशनली दे रहे तो पेमेंट्स के एज पर क्वेश्चन है, जैसे आधा रिसिप्ट में लिखे थे ना, ऐसे ही एज पर क्वेश्चन।
ये सारा पेमेंट्स क्वेश्चन के हिसाब से लिख लो। ये ईच एंड एवरी मंथ जो बजट है इसमें आएगा ऐसा बात नहीं है, कुछ मंथ्स में कुछ आया तो उसमें ही वो लिखते जाओगे। बोलो टैक्स क्या हर महीना देते जाओगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। मशीन क्या हर महीना बाई करोगे, नहीं। तो इसीलिए हर महीना लोन पे करोगे, हो सकता है ईएमआई पे कर रहे हो तो अलग बात है। तो इस तरह पेमेंट्स आज पर क्वेश्चन लिख लेना। तो ये सारा पेमेंट्स आप ऐड कर लो, सारा पेमेंट्स आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे, राइट। तो टोटल पेमेंट्स को जोड़ लो, ये हो गया टोटल पेमेंट्स। ओके, अप्रैल पेमेंट्स, मई पेमेंट्स और जून पेमेंट्स। और ओपनिंग के साथ ये सारा रिसिप्ट ऐड करोगे, पेमेंट्स माइनस करोगे तो ईच एंड एवरी मंथ क्या क्लोजिंग आ जाएगा। तो फोर्थ, क्लोजिंग कैश एंड बैंक, क्लोजिंग कैश एंड बैंक, दैट इज 1 + 2 माइनस। देखो सीरियल नंबर 1 क्या लिखे थे, यहाँ देखो 1 था ओपनिंग कैश, 2 टोटल रिसिप्ट्स ऐड कर लेंगे और 3 टोटल पेमेंट्स माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा। तो ये जो अप्रैल क्लोजिंग आया, अप्रैल का ये जो क्लोजिंग आया, यही क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। बोलो बोलो, होगा या नहीं। अप्रैल में जो क्लोजिंग आया वही क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। फिर ओपनिंग के साथ रिसिप्ट्स ऐड करोगे, फिर पेमेंट्स लेस करोगे तो फिर क्लोजिंग आ जाएगा। और यही क्लोजिंग फिर नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग हो जाएगा। फिर इस ओपनिंग के साथ रिसिप्ट्स ऐड करोगे, पेमेंट्स माइनस करोगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। कंप्लीट हो गया आपका कैश बजट। बोलो समझ में आया, आया ना। तो ये था कैश बजट। एक एस्टिमेट करना होगा, प्लान करना होगा, ये जो कमिंग पीरियड, शॉर्ट पीरियड में हमको कितना कैश मिलेगा, कहाँ कौन सा सोर्स से कितना कैश मिल सकता है वो एस्टिमेट करके लिख लो। और फिर कितना कैश हमको पे करना होगा वो एस्टिमेट करके लिख लो। और ओपनिंग से कैश, ओपनिंग के साथ रिसिप्ट्स ऐड करोगे, पेमेंट्स माइनस करोगे, क्लोजिंग आ जाएगा। इज इट क्लियर, यस। अब आ जाते हैं यहाँ कुछ डिफरेंस क्या हो सकता है। यानी कि ऑलवेज ये जो क्लोजिंग आया नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग करेंगे, अगर ऐसा सिचुएशन आया इसमें नेगेटिव आ गया, इसमें ये नेगेटिव आ गया, मतलब जितना ओपनिंग था मान लो 5,000, रिसिप्ट हो गया 30,000 35,000, लेकिन पेमेंट्स हो गया 40,000, पेमेंट कितना हो गया 40,000, तो नेगेटिव आ जाएगा ना आपका। तो नेगेटिव आया तो नेगेटिव मतलब हमको पेमेंट ज्यादा करना है, रिसिप्ट उतना नहीं है, तो एक प्रॉब्लम है बाबू, क्या कहाँ से पे करेंगे, शॉर्ट हो रहे हैं ना। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक, किसी से लोन लिए, फ्रेंड को बोले अरे भाई लोन दे दो, वो बोला लोन हम तो दे देंगे लेकिन जस्ट से 2 महीना के अंदर ही हमको पे कर देना, मेरा काम है, हम किसी और से मैनेज करके दे देंगे, 2 महीने के अंदर पे कर देना। तो बोलो ये जो लोन लिए इसमें 15,000 लोन लिए, लोन लेके तो यह मैनेज कर देंगे, एस्टिमेट किए ना, लोन लेके मैनेज कर देंगे, तो पेमेंट हमको कब करना पड़ेगा, क्या नेक्स्ट मंथ ओपनिंग में करेंगे, नहीं। नेक्स्ट मंथ के अंदर पे करेंगे, नहीं। सेकेंड मंथ में जून में पे करना होगा। तो ये ओपनिंग यहाँ लिख के फिर नेगेटिव, फिर इसमें रिसिव में माइनस कर दोगे तो फिर वो तो पेमेंट हो जाएगा ना, नहीं। तो उसको ओपनिंग में नहीं लेके आना। अगर ये शॉर्ट टर्म लोन लिया जा रहा है तो ओपनिंग में नहीं लेके आना, उसको ओपनिंग में जीरो कर लेना, ठीक है। इसमें नीचे मेंशन कर देना जो नेगेटिव इट वाज, इट शुड बी मेंटेन बाय टेकिंग शॉर्ट टर्म लोन, लोन टेकन इन अप्रैल एंड, ठीक है। अब वही पे कब करना होगा, जून एंड में पे करना होगा, तो जून में यहां दिखा दोगे ईएफ, पेमेंट ऑफ लोन टेकन ऑन अप्रैल विथ इंटरेस्ट बोल दिया तो विथ इंटरेस्ट जोड़ के कितना पेमेंट में दिखा देना, या पेमेंट में अप्रैल जून मंथ में दिखा दोगे। तो अगर शॉर्ट टर्म लोन है तो उसको ओपनिंग में कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, एक कैरी फॉरवर्ड टू ब्रॉड और ऊपर ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया ना। अगर वो शॉर्ट टर्म लोन है तो उसको ओपनिंग में कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। और वो बैंक ओवरड्राफ्ट मिला, बैंक बोला ठीक है ओवरड्राफ्ट ले लीजिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मिला तो उसको तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि बैंक में जो कलेक्शन कुछ ना कुछ बैंक में तो जमा होगा, जमा होने से ऑटोमेटिकली ओवरड्राफ्ट सेटअप हो जाएगा। तो दो ये ध्यान देना, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में ओपनिंग में कैरी फॉरवर्ड कर दो नेगेटिव। और लेकिन शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं तो उसको ओपनिंग में कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। ये पॉइंट हम नीचे लिख लेते हैं। तो एक पॉइंट लिखो, इफ द क्लोजिंग बैलेंस इज नेगेटिव, कैश तो नेगेटिव नहीं हो सकता, बैंक ही हो सकता है ओवरड्राफ्ट, बैंक नेगेटिव हो सकता है, बैंक में ओवरड्राफ्ट मिलेगा नहीं तो हमको कहीं से लोन लेके नेगेटिव सेटअप करना पड़ेगा। नाउ इफ
क्लोजिंग बैलेंस इज नेगेटिव, तो इसमें दो ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, अगर इसको बैंक ओवरड्राफ्ट से हमको शॉर्ट को हम मेकअप कर पाएंगे, if it is financed by bank overdraft, if by bank ओवरड्राफ्ट, अगर इसको बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंस से हमको फाइनेंस मिलता है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंस देते हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, तो नेगेटिव शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ। नेगेटिव अमाउंट, नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए मंथ कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ एज नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, 15,000 नेगेटिव, तो नेक्स्ट मंथ में 15,000 नेगेटिव ओपनिंग लिख लेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? यस। अगर ये शॉर्ट टर्म लोन से फाइनेंस होता है, इफ इट इज फाइनेंस बाय शॉर्ट टर्म लोन, तो इस केस में सर बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, लेकिन वो बैंक ओवरड्राफ्ट तो बैंक में नेगेटिव ऑटोमेटिकली कुछ जमा होते तो पॉजिटिव हो जाता है ना। लेकिन अगर किसी से लोन ले रहे तब जब तक उनको पे नहीं करेंगे ऐसे थोड़ी पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए इफ इट इज, मेरा ईप और इट दोनों एक ही जैसा लग रहा है, इफ इट इज फाइनेंस, फाइनेंस बाय, किससे फाइनेंस, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ये लोन बैंक से भी मिल सकता है और ये लोन फ्रेंड से भी मिल सकता है, किसी और से भी मिल सकता है, कहीं से भी मिले, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म लोन, तो इसको कैरी फॉरवर्ड, तो नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस not to be carry forward, carry forward to next month as opening balance। ठीक है, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे एज ओपनिंग बैलेंस, बट क्या करोगे नाउ, ये लोन पेमेंट का जब पीरियड आएगा, पेमेंट टाइम, उसको पेमेंट्स में दिखा दोगे, ठीक है, एंड व्हेन द पेमेंट time has come, such loan should be repaid with interest and recorded as payment। ठीक है, पेमेंट लिखे थे ना, बजट कैश पेमेंट, उसमें पेमेंट में रिकॉर्ड करो, रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब 15,000 था, इंटरेस्ट 1,000 रुपये ऐड करके दे रहे, तो 16,000 पे कर देंगे, पेमेंट्स में दिखा देंगे 16,000 जिस मंथ में पेमेंट करना था। ठीक है, यस, ये था आपका कैश बजट। ओके, तो ये फॉर्मेट है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते, ठीक है, लेट अस स्टार्ट ए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, स्टडी मैथ से क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्या क्वेश्चन किया जाए। स्टडी मैथ से क्वेश्चन करते हैं। 1 2 3 4 इस सारा क्वेश्चन है। हम स्टडी मैथ से क्वेश्चन 3 करेंगे। 1 2 इजी है, आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। 1 2 इजी, अच्छा हम क्वेश्चन 4 करेंगे। 1 2 3 आप लोग ट्राई करोगे। सर क्या करें बोलो, क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहले 3 कर लेते हैं। 3 अच्छा क्वेश्चन सर, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 आप लोग करोगे, राइट। तो क्वेश्चन 3 में आते,
क्या दिया क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 16। तो क्वार्टर एंड हो रहा है March 16, मतलब क्या जनवरी फरवरी मार्च का बजट हो रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो इसमें ना, नवंबर से लेके नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह 5 मंथ्स के लिए सेल्स परचेज वेजेस एक्सपेंसेस हर महीना का कुछ एस्टिमेशन कुछ पास्ट ये सब दे दिया, ठीक है। और नेक्स्ट पेज में एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दे रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में कुछ इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट, स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट, किसका बजट कर रहे हैं, बिजनेस का नाम नहीं दिया। फॉर द क्वार्टर एंडेड, फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th June, सॉरी 31st March दे रहा था, सॉरी 31st March 2016, फॉर द क्वार्टर एंडेड 31st March 16। तो इसमें 3 मंथ्स है, 3 कॉलम कर लोगे, ठीक है। और इधर एक सीरियल नंबर भी लिख लेना। तो क्या कौन कौन मंथ्स का हो रहा है, जनवरी फेब्रुआरी एंड मार्च, सीरियल नंबर एंड पर्टिकुलर्स। ओके, फॉर्मेट ड्रॉ करो ना। अब देखो पहले ओपनिंग बैलेंस लिखोगे ना, फर्स्ट आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। तो 1 सीरियल नंबर फर्स्ट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, ठीक है। सर ओपनिंग बैलेंस, यस आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो, उसमें दिया होगा। यस, फर्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ए, कैश इन हैंड ऑन 1 जनवरी 16 कितना था, 25,000। कैश दे दिया, कितना था, 25,000 कैश था। तो ओपनिंग बैलेंस लिख लिए 25, लेकिन फरवरी मार्च तभी कर पाएंगे जब बजट पूरा जनवरी का कंप्लीट होगा। तो सेकेंड आप क्या लिखोगे, सारा रिसिप्ट लिखोगे, बजटेड रिसिप्ट, बजटेड कैश रिसिप्ट, कितना कैश मिलेगा वही तो देखोगे ना। यस, तो बजटेड कैश रिसिप्ट में क्या क्या रिसीव्ड हो सकता है, पढ़ो क्वेश्चन, एडजस्टमेंट बी पढ़ो। 20% रियलाइज इन द मंथ ऑफ सेल्स, जिस मंथ में बेचे उसमें 20% सेल किए कैश में, और उसको डिस्काउंट भी अलाउ किए, कितना, 2%। तो एक कैश सेल्स, कैश सेल्स कितना हो रहे ना, टोटल सेल का 20% सेम मंथ का ना, तो कैश सेल्स मानोगे। लेकिन उसमें से फिर 2% उनको डिस्काउंट छोड़ दिए, तो इसका एक शॉर्टकट हम कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। हम लोग मान लेंगे टोटल सेल्स 100 था, एक एस्टिमेशन कैसे, टोटल सेल्स मान लो 100 था, इसमें से 20% कितना होता है, 20 रुपया का सेल किए थे, किसमें, कैश में। अभी जो 20 रुपया कैश सेल किए उसमें हमको 2% डिस्काउंट छोड़ दिया, तो 20 रुपया का 2% करो, ये होता है 40 पैसा, डिस्काउंट छोड़ दिए, मतलब हमको मिला कितना, 19 रुपीज 60 पैसा। तो 100 रुपया का बेचे, उसमें 20%, 20 रुपया कैश सेल था, उसमें 20%, सॉरी 2% 40 पैसा डिस्काउंट छोड़ दिए, तो हमको मिला कितना, 19.6, कितना मिला, मतलब 19.6% ऑफ 100, मतलब टोटल सेल्स का 19.6% ही कलेक्शन आया, कैश सेल्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ कैश सेल करके मिला हमको, तो यहाँ लिख दो 19.6% ऑफ सेल्स। इस पीरियड का कितना सेल्स है उसमें कर लोगे 19.6%। समझ में आया। अच्छा, इसको हम लोग इनडायरेक्टली भी बता देंगे, तो आपको नोट करना होगा, इसमें नोट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर। ओके, देखो क्या हो रहा है, एक मिनट हम, तो कितना रहा, 19.6 मतलब 0.196, ठीक है, इनटू इनटू, पहले बोलो सेल्स कितना दिया था इसमें, जनवरी में बोलो सेल्स कितना दिया था, लास्ट पेज में जाओ, जनवरी मंथ में सेल्स कितना दिया था, 1,60,000। तो 1,60,000 कर लो, ये आता है 31,360। समझ में आया।
फिर नेक्स्ट मंथ में फेब्रुआरी में 232 आया, फेब्रुआरी में कितना दिया, 2,32,000, तो इंटू कर लो 1.196 इंटू 2,32,000, ये हो रहा है आपका 45, सॉरी कितना है, 45,472। और फिर मार्च मंथ में सेल्स कितना दे रहा था, 2,70,000, 2,70,000, तो 52,920। ओके, ये हो गया डायरेक्ट कैलकुलेशन। नहीं तो आप कैसे करते, तो बोलो जनवरी में कितना सेल्स दिया था, 1,60,000, उसका 20% करो, 1,60,000 का 20% करोगे तो 32,000 आएगा, 32 आएगा ना, यस 32 आया। अब 32,000 में हम कैश डिस्काउंट कितना छोड़ दिए, बोलो डिस्काउंट कितना छोड़ दिए, 2%, तो 32,000 उस पर 2% करो, इंटू 2%, जो होता है 640, 640 डिस्काउंट छोड़ दिए, तो हमको नेट कितना मिला, 640 से माइनस कर दो ना 32,000, तो कितना रहा, 31,360, देखो 31,360, 31,360, तो डायरेक्ट आ गया ना 31,360। तो अब ऐसे भी कर सकते हो, तो नोट में जाओगे कि कैश 20% ऑफ सेल्स ऑफ द मंथ लेस डिस्काउंट कितना, 2%, तो 3 महीने का वो नोट में कैलकुलेशन कर लोगे, पैसे 20% पहले सेल्स दिखा दो, 2% डिस्काउंट लेस करो, जो नेट अमाउंट आया वो लिख दोगे। हम इसमें क्या किए, डायरेक्ट वो परसेंटेज एनालिसिस कर लिए, टोटल सेल्स 100 मान लिए, 20% बोला था तो 20 होता है, 20 रुपया का कैश में बेचे, और 20 रुपया में वो 2% डिस्काउंट देके कैश लिए, तो डिस्काउंट लेस करके मिलेगा कितना, 19 रुपीज 60 पैसा। तो टोटल सेल्स का 19.6% ही तो हमको कैश मिला ना, तो बस सेल्स का 19.6% कर लिए, ये परसेंटेज से इजीली आ गया। बोलो समझ में आया। और ये नहीं समझ में आया तो 20% नोट में दिखाओगे, 20% ऑफ सेल्स हर महीना देख लो, 20% करके लेस उससे डिस्काउंट 2% कैलकुलेशन करके माइनस कर दो, तो कैश रिसिप्ट आ जाएगा। बोलो बोलो, क्लियर, क्लियर है ना, यस। ये हो गया कैश सेल्स। अब क्रेडिट सेल, तो डेटर से कलेक्शन कब होगा वो देखना है। क्रेडिट सेल में डेटर से कलेक्शन देखोगे, तो पॉइंट बी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, सेकेंड पॉइंट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर से जब कलेक्ट करोगे, तो देखो तो क्वेश्चन में तो 80% तो क्रेडिट में बेचे, उसमें कब पेमेंट दे रहे हैं, उसमें कब पेमेंट दे रहे हैं, उसमें पढ़ो आगे। एंड बैलेंस रियलाइज 2 मंथ्स, है ना, तो बैलेंस 2 मंथ्स के बाद मिल रहे हैं, तो 2 महीना पहले जो बेचे थे वही तो कलेक्शन आएगा, थर्ड मंथ में आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, 2 मंथ्स पहले जो बेचे थे, तो जनवरी से 2 महीना बैक करो, मतलब दिसंबर, और उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, नवंबर, तो नवंबर में जो बेचे थे वो तो जनवरी में आएगा, थर्ड मंथ आ गया ना, 2 मंथ्स आफ्टर, देखो जनवरी में आ जाएगा। तो क्रेडिट सेल बिफोर 2 मंथ्स वही आएगा, कलेक्शन आएगा ना, यस। तो यहां लिख दो क्रेडिट सेल बिफोर 2 मंथ्स, तो क्रेडिट कितना परसेंट था, 80%, तो यहां लिख दो, क्योंकि कैश तो 20% था, 80% ऑफ सेल्स बिफोर 2 मंथ, बिफोर 2 मंथ्स, समझ में आया ना, 2 मंथ्स क्रेडिट अलाउ किए, तो 2 मंथ्स बिफोर जो सेल किए थे वही कलेक्शन आएगा जनवरी में, यस। तो अब आ जाओ, देखो 2 मंथ्स बैक करो, 2 मंथ्स बैक करोगे तो कौन सा मंथ आ रहा है, बोलो, 2 मंथ्स बैक करोगे तो कौन सा मंथ आएगा, हम्म, आपका जनवरी से 2 मंथ्स बैक, तो नवंबर, नवंबर में 2,40,000 सेल्स था, 2,40,000 सेल्स था, तो इसका कितना परसेंट, इंटू 80%, ठीक है, तो होता है 1,92,000, कितना आ गया, 192। सेकेंड, दिसंबर, दिसंबर का कब, फरवरी में आएगा, ठीक है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दिसंबर में सेल्स था 2,60,000, 2,60,000, तो ये होता है 2,08,000। ओके नाउ, मार्च, तो जनवरी का देखोगे, जनवरी का मार्च में आएगा, जनवरी में 1,60,000 था,
ठीक है, जनवरी में कितना था, 1,60,000, 1,60,000, तो 1,28,000। बोलो क्लियर है या नहीं? अब ऐड कर लो। और कोई रिसिप्ट है क्या? नहीं। परचेज है, वेजेस, एक्सपेंसेस है? नहीं। और कोई रिसिप्ट नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं। ना ना ना, और कोई पेमेंट्स नहीं है, तो टोटल रिसिप्ट्स आ गया। ठीक है ना? ये ए भी जोड़ लोगे तो 31,360, 192, तो 2,23,360। ये ओपनिंग नहीं जोड़ रहे हैं, ये दोनों सिर्फ रिसिप्ट, कैश सेल्स और कलेक्शन। ठीक है, तो ओपनिंग जोड़ोगे तो फिर जनवरी के तो मिलेगा, फरवरी कैसे आएगा? जनवरी कंप्लीट नहीं होने से तो नहीं आएगा। तो इसीलिए अब यहाँ भी रिसिप्ट जोड़ लो। 2,08,000 प्लस 45, तो 2,53,472। 8 5 यस, 2,53,472। और यहाँ भी जोड़ लो 128 प्लस 52, तो 1,00,000, 1,80,920। सारा रिसिप्ट हो गया। बोलो क्लियर है ना? ना अब पेमेंट्स, थर्ड बजटेड कैश पेमेंट्स। बजटेड कैश पेमेंट्स। अब पेमेंट्स कहाँ करना है, किसको कितना पेमेंट करना है? अब पढ़ो इन्फॉर्मेशन परचेज के बारे में क्या दिया। एक कॉलम है ना परचेज, हर महीना परचेज दिया था। तो आगे पढ़ो, परचेज है पेड 1 मंथ, तो 1 मंथ आफ्टर ही पे कर देंगे। तो बोलो जनवरी का फरवरी में पे कर देंगे, फरवरी का मार्च में पे कर देंगे। तो फिर दिसंबर का कब? जनवरी में पे करेंगे। कैश परचेज है क्या? नहीं दिया सर, तो टोटली क्रेडिट मानोगे, पेमेंट हो रहे हैं। तो ए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर परचेज। तो बोलो कब पे कर रहे हो? 1 मंथ आफ्टर, तो 1 मंथ बिफोर, तो परचेज बिफोर 1 मंथ, परचेज बिफोर 1 मंथ। तो जनवरी से एक महीना बैक करो, दिसंबर। दिसंबर में कितना परचेज किए थे? बोलो बोलो, परचेज 2 लाख का था, तो पे कर देंगे जनवरी। तो जनवरी में कितना परचेज किए थे? 2,08,000, तो पे कर देंगे फरवरी में। और जब फरवरी में बाय किए थे 2,12,000, वो पे कर देंगे मार्च में। 2,12,000 पे कर देंगे मार्च में। हो गया आपका। नेक्स्ट वेजेस है, पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है ना? अब वेजेस पे करेंगे। वेजेस भी हर महीना दे दिया, एडजस्टमेंट पढ़ो क्या दे रहा था। वेजेस आर पेड 3/4 करंट मंथ एंड 1/4 नेक्स्ट मंथ। ओहो, तो इसमें एक नोट करेंगे, नोट 1। 3/4 करंट मंथ का, जनवरी का 3/4 जनवरी में पे कर दिए, और 1/4 फरवरी में पे करेंगे। तो इसी तरह दिसंबर का भी 1/4 जनवरी में पे होगा। मतलब करंट मंथ का 3/4 और प्रीवियस मंथ का 1/4, है ना? तो उसको एक नोट में अगर कर ले तो बेटर रहेगा। तो एक नोट करते, पेमेंट्स में और क्या एक्सपेंसेस है, ज्यादा स्पेस छोड़ना नहीं है। तो नोट वन, पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, तो इसमें भी 3 कॉलम, एक जनवरी, एक फरवरी और एक मार्च। तो बोलो कैसे पे कर रहे, क्यों ये कर रहे हैं बोलो तो? और इससे मंथ का ही पूरा नेक्स्ट मंथ में नहीं पे हो रहे। तो 3/4 ऑफ सेम मंथ, 1/4 ऑफ प्रीवियस मंथ, यहां लिख लेते। 3/4 ऑफ सेम मंथ। ठीक है ना? मतलब जनवरी का 3/4 जनवरी में पे करेंगे, फरवरी का 3/4 फरवरी में पे करेंगे, मार्च का 3/4 मार्च में पे करेंगे, इस तरह पे करेंगे। तो 3/4 मतलब 0.75 इंटू 0.75 इंटू, अब देखो जनवरी में कितना था? जनवरी में था 16,000, 16,000, कितना? 12,000। ठीक है, नेक्स्ट फरवरी में कितना था? फरवरी का 3/4 पे करेंगे, 20,000 था, है ना? तो 20,000 है, मतलब इसमें आ रहा है आपका 15,000। और मार्च में कितना था? मार्च में था 16,000, 16,000 तो कितना? 12,000। ठीक है, और 1/4 ऑफ प्रीवियस मंथ।
क्यों बोलो प्रीवियस? एक्चुअली जनवरी का 1/4 नेक्स्ट मंथ फरवरी में पे हो रहा है, तो श्योर जनवरी में कौन सा आएगा? दिसंबर का 1/4 आएगा, तो प्रीवियस मंथ का 1/4 हो रहा है ना। जैसे फरवरी में देखो जनवरी का 1/4 आ रहा है, तो 1/4 तो प्रीवियस मंथ, तो प्रीवियस मंथ के लिए तो दिसंबर का 1/4 लेंगे ना जनवरी में। तो देखो दिसंबर में कितना वेजेस था, दिसंबर में था 24,000, 1/4 करो 6,000, ठीक है। इसी तरह फरवरी के लिए जनवरी का 16,000, 1/4 करो तो 4,000। मार्च के लिए फरवरी देखो 20,000 का 1/4 करो 5,000। समझ में आया ना? बस इन दोनों को जोड़ लो, टोटल टोटल वेजेस पेमेंट मंथ वाइज आ गया आपका, ठीक है। तो बोलो कितना रहा? 12/6 18,000, 15/4 19,000, और 12/5 सॉरी 17,000। तो आ गया आपका पेमेंट ऑफ वेजेस 18 19 17, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ वेजेस आ गया, कितना है? 18,000। अरे क्या हो रहा है? 18,000, 19,000 और 17,000। सी, और कुछ एक्सपेंसेस था? यस, एक्सपेंसेस है। उसके बारे में क्या दिया? एक्सपेंसेस पेड अप वन मंथ, तो एक महीने का बाद पे कर देंगे, तो जनवरी का फरवरी में पे करेंगे, फरवरी का मार्च में पे करेंगे, और दिसंबर का जनवरी पे करेंगे। तो एक्सपेंसेस प्रीवियस मंथ, है ना, प्रीवियस मंथ का पे करते जाओगे। तो बोलो जनवरी में कब का? दिसंबर का पे करोगे 16,000, फरवरी में 12,000 है, जनवरी का 12,000 है, वो पे करोगे, और फरवरी का जो 24 वो मई में पे करोगे, 24,000 मई में पे करोगे। और कुछ है क्या कि कुछ रेंट पे हो रहा है, अदर देन एक्सपेंसेस रेंट भी है, या मान लो कुछ एसेट्स खरीद रहे हैं, टैक्स एटसेट्रा, नथिंग। तो आ गया आपका पेमेंट्स, ये सारा पेमेंट्स जोड़ लो, फिर ये सारा पेमेंट्स जोड़ लो, टोटल पेमेंट्स, ठीक है। ऐड देम, टोटल पेमेंट्स ऐड करोगे तो 2,18,000, कितना है? 2,18,000 प्लस प्लस कितना? 16,000 होते 2,34,000, 2,34,000। नेक्स्ट पेमेंट कितना है? नेक्स्ट 2,08,000 प्लस 12 220 239, 2,08,000 प्लस 12 220 प्लस 19 239। नेक्स्ट कितना हो रहा है? 212 प्लस 17 229, 229 प्लस प्लस कितना? 24, तो 253, 250 आ गया ना सारा पेमेंट्स। यस, अब क्लोज फाइनली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, फोर्थ लिखो, क्लोजिंग कैश 1 प्लस 2 माइनस ओपनिंग प्लस सेकेंड रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स क्लोज। ओके, यस। तो ऐड करो, तो ओपनिंग कितना था बोलो तो 25,000, 25,000 के साथ 223,360 ऐड करोगे, ठीक है ना। 25,000 प्लस प्लस कितना? 2,00,000, 2,23,360, ये जोड़ लिए, और माइनस कर दो 234, 2,34,000, तो होता है 14, क्लोजिंग आ गया 14, अरे कैसे हो रहे, 14,360। तो क्लोजिंग कैश आ गया कितना? 14,360, राइट। अरे यही 14,360 नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग 14,360। अब 14,360 इसमें फिर ऐड कर लो, 14,360 में ऐड करोगे 253, 472, इसमें ऐड करोगे 253 472, जितना आया उसे माइनस कर दोगे, उससे माइनस करोगे 239, तो होता है 28,832, ठीक है। यस, 28,832, ये भी पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट मंथ में फिर ओपनिंग लिख लो 28,832, 28,832 में कितना? 28,830 प्लस इसमें ऐड करो 180, 180
920, ठीक है, और माइनस माइनस कर दो इससे 253, 2,53,000, तो नेगेटिव आ गया फर्स्ट टाइम। नेगेटिव आया कितना? 43, नेगेटिव आया 43,248, ओके। यस, कंप्लीट। ये नेगेटिव तो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं तो देखना नहीं है, बजट तो कंप्लीट हो गया। हाँ, अगर ये फर्स्ट में नेगेटिव होता तो देखते इसके ओवरड्राफ्ट लिए थे या शॉर्ट टर्म लोन लिए थे, उसके हिसाब से डिसीजन लेते, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंप्लीट हो गया आपका कैश बजट। इस तरह क्वेश्चन देता है, 2016 ऑनर्स में आया था। तो आप लोग एक काम करोगे, क्वेश्चन 1 2 एटलीस्ट करके आओगे। क्या क्या क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 ट्राई करना, और नेक्स्ट डे फिर दूसरा क्लास में बाकी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यस, आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट डे फिर हम लोग करेंगे।